प्रोग्राम चर्चाएं खास देख रहे देश विदेश के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं उत्तम हिंदू टीवी। मैं हूं आपके साथ रचना सेवक और अपने इस प्रोग्राम में हम अपने राज्य देश विदेश से जुड़े हुए कुछ अहम मुद्दों पर बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं। और एक बार फिर से चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दैनिक उत्तम हिंदू टीवी के मुख्य संपादक इरविन खन्ना जी। तो सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत। और आज एक बार फिर से प्रोग्राम की शुरुआत एक बार फिर किसानों की चर्चा के साथ, किसान आंदोलन जो इस समय चल रहा है उससे हम बातचीत का सिलसिला सर के साथ शुरू करेंगे। सर, किसान आंदोलन एक बार फिर से जोर पकड़ चुका है। खनौरी और शंभू बॉर्डर पर किसानों और पुलिस के बीच टकराव हुआ, झड़प हुई, जिसमें एक किसान और एक पुलिसकर्मी की मौत भी हुई। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से किसानों के साथ वार्ता का सिलसिला जारी है और केंद्र सरकार ने 3 और फसलों को एमएसपी पर खरीदने का प्रस्ताव जो है वो किसानों को दिया है, लेकिन किसानों ने ये प्रस्ताव भी रद्द कर दिया है। तो आपको क्या लगता है कि किस तरह से हल निकलेगा? क्या इसका हल हो सकता है? सबसे पहले तो जो इस आंदोलन में 23 वर्ष का युवक जिसकी मृत्यु हो गई उसके प्रति और उसके परिवार के प्रति संवेदना। दूसरा, आज ही घोषणा की है पंजाब सरकार ने उसको 1 करोड़ रुपए के आर्थिक सहायता देना और उसकी बहन छोटी है जो उसको सरकारी नौकरी देना। तो ये मैं समझता हूँ पंजाब सरकार का एक मानवीय पक्ष है और ये समय की मांग के अनुसार एक ठीक कदम उठाया उन्होंने। रहा आंदोलन की बात, तो आंदोलन मैं इसको समझता हूँ कि इसके 2 केंद्र बिंदु बन चुके हैं। लोकसभा चुनावों को लेकर ही शुरू हुआ था ये। बिल्कुल। पंजाब में इस आंदोलन को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार निशाने पर है, विपक्ष दल सब मान सरकार को घेर रहे हैं जी। उन्होंने ये कदम करके अपने आप को एक तरफ से बाहर निकाल लिया। इस जो उनको घेरने, पंजाब सरकार को जो विपक्ष घेरने की कोशिश कर रहा था वो एक अभी तक तो बाहर निकल गए। राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा बनाम विपक्ष, आप सहित कांग्रेस, अकाली, जो सब वो भाजपा के मोदी सरकार के विरोध में। तो ये तो स्थिति, राजनीति तो चल रही है, राजनीति हो भी रही है। तो अब रही आंदोलन की बात, किसानों ने जो मांगे पहले भी वही थी, एमएसपी की, ऋण माफी की, मनरेगा लागू, हमारे सहायकों पर भी इंश्योरेंस मिले, और अभी उन्होंने जो रखा है कि जमीन अधिग्रहण एक्ट 2013 का वो लागू दोबारा किया जाए। इस तरह कृषि को लेकर भी है और नकली बीज, खाद, सारा। अब समस्या ये है कि जी सारी जो मांगे हैं उनकी मांग है कि तत्काल पूरी हो जाए। बिल्कुल। वो तत्काल पूरी नहीं हो सकती। अगर सरकार ने विकल्प दिए, जैसे आपने कहा, दालों का दिया है, बिल्कुल, तिलहन का दिया है, कपास का दिया है, मक्का का दिया है, फिर ये विकल्प दिया उन्होंने सरकार ने, और उसकी एमएसपी की गारंटी 5 साल की थी भी हम लेंगे, उनको रद्द कर दिया। अब समस्या है कि जो किसान मांग कर रहे हैं उससे जो पहले ऋण माफी, जो पहले भी पिछले एपिसोड में मैंने बात करी थी कि वो एकदम संभव नहीं हो सकती, व्यवहारिक होना पड़ेगा। किसानों को भी, सरकार को भी बीच का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। अब अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पर बता दूं, अगर एमएसपी मान ली कानून ही बन जाता, गारंटी बन जाता, अब कानून जो बन गया एमएसपी में गेहूं चावल हम खरीदेंगे, ठीक है, ये बात हो गई। अब पहला उसमें पॉइंट आएगा कि हर राज्य का लागत अलग है, तो लागत का किस बेस से उसका निर्धारण करेंगे, लागत क्या की। दूसरा, जब कानून बन गया तो जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सारे देश से गेहूं चावल खरीदना है तो फिर कोटा निर्धारित होगा। इस समय तो जो है कि जितने जो उनकी रिक्वायरमेंट है 80 से 90% सेंट्रल खरीद लेता है, पंजाब से, पंजाब, हरियाणा और पश्चिम यूपी के किसानों से। जब कोटा निर्धारित हो जाएगा तो फिर जब दूसरी स्टेट्स है उनका शेयर आएगा। जब उनका शेयर आएगा तो फिर किसान को, पंजाब के किसान और हरियाणा दोनों को नुकसान होगा। कोई कोटा लग गया फिर तो एक कानून बन गया ना, कानून के साथ दूसरे राज्य भी अपनी मांग करेंगे कि अब हमारे से भी खरीदे जाए। जबकि पहले पंजाब का जो किसान कहता था कि हमें गेहूं चावल को लेके जो फसल चक्र से हम बाहर निकलना चाहते हैं कि सरकार हमें, केंद्र सरकार को विकल्प नहीं देती। आज विकल्प उन्होंने दाल, कपास और मक्के का दिया। मैं कहता हूँ 2-3 और हरियाणा सरकार ने 14 फसलों का दिया हुआ है, खुद खरीदती है। केंद्र भी ले कि राष्ट्रीय स्तर पे 13-10 द्वारा किसानों से वार्तालाप करके एक मिनिमम गारंटी करे कि हम आपको विकल्प देते हैं, ये करेगा। और
सच्चाई ये है कि दालें हमें याद करते हैं महंगी हैं और हमें बाहर से मंगवानी पड़ती हैं। अगर विकल्प मिल जाए किसान को और गारंटी मिल जाए 5 साल, तो फिर एक रास्ता बन जाता है इस आंदोलन को खत्म होने का भी, किसान की आर्थिक जो स्थिति को भी बनाए रखने के लिए। अब एक स्थिति ये है कि पंजाब और हरियाणा या यूपी के जो किसान हैं, ये पिछले 50 साल में एक कंफर्ट जोन में रहे हैं। जो बनाया, जो उत्पाद हुई, वो सेंटर ने खरीदे। अब वो हालात बदल गए, देश की मांग बदल गई, तो 50 साल बीत गए। अब अगले 5-10 साल में हमें सोचना पड़ेगा ना कि हम इसका विकल्प क्या ढूंढे। सरकार ने पहले तो विकल्प नहीं दिया था, अब मोदी सरकार ने विकल्प दे दिया, तब उस विकल्प में आपको और कुछ हिसाब देना है, तो वो वार्ता से होगा ना। वो इस तरह ट्रैक्टर ट्रॉली या जो हो रहा है, जो सीमा पर जो स्थिति बनी हुई है, और जिसके कारण जो पंजाब का नुकसान आर्थिक हुआ या हो रहा है, या उद्योग को, व्यापार को, जगत सारे, मतलब मैं इसको और आगे, पिछली बार मैंने कहा था कि ये पंजाब के भविष्य के लिए भी सोचना पड़ेगा कि भावी 50 साल के मतलब 2 या 3 पीढ़ियों ने हमें ये सुख ले लिया जो एमएसपी गेहूं चावल का, उसके कारण हमारा भूजल नीचे चले गया और भूमि की उपजाऊ शक्ति कम होगी। अगर 10 साल भी और चले गए तो जो अगली पीढ़ी आएगी वो हमें कोसेगी ना। इन्होंने सोचा ही नहीं, हमारी जमीन सारे हमारा भविष्य धूमल कर दिया। आज मैं कहता हूँ सबसे पहले ये होना चाहिए कि अगली पीढ़ी के सम्मुख रखते हुए, उनका भविष्य देखते हुए, 5 साल सरकार ने बोला 5 के 7 करा लें, फसलें 5 बोली है, 3 जितनी में वो 10 करा लें। वो बैठ के हर रास्ता निकले। ये टकराव और दबाव जो है ये पंजाब के लिए बिल्कुल ही अहितकर है, और मैं इस तक किसान की अगली पीढ़ी के लिए भी, क्योंकि देखिए ये कंफर्ट जोन एक स्थिति तक ही उचित होता है, उसके बाद जब होता है तो ये अगली पीढ़ी को नुकसान करता है, आलसी बनाता है, नुकसान भी करता है, और फिर सारा एक व्यवस्था उलट हो जाती है। तो ये चीज को समझते हुए किसान को और सरकार दोनों को बैठ के वार्ता करनी चाहिए। ये टकराव की नीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये पंजाब का छवि भी खराब करता है, किसान की छवि खराब। और किसान को अगर ये लगता है संगठन को, मैं और एक स्टेप आगे जाकर कदम करता हूँ कि हम मोदी सरकार की छवि खराब कर रहे हैं, तो ये नहीं होनी। पिछले आंदोलन में अलग स्थिति थी, आज के आंदोलन में अलग स्थिति है। ये रेस्ट ऑफ इंडिया में जो संदेश जा रहा है कि पंजाब का जो सारा है ये एक राजनीति की मूवमेंट बनी हुई है, तो उसका लाभ मोदी सरकार को जाएगा, भाजपा को अल्टीमेटली मिलेगा, विपक्षी दलों को भी नहीं मिलेगा, किसान संगठनों को मिलेगा। इसलिए दोनों तरफ को व्यवहारिक होकर सोचना पड़ेगा और एक्ट करना पड़ेगा। यही समय की मांग है। जी, आगे बढ़ेंगे और एक बार फिर से चर्चा करेंगे चंडीगढ़ मेयर चुनाव की। सर, चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला देते हुए आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार को मेयर घोषित किया है। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से एक तरफ तो आम आदमी पार्टी जो है वो काफी खुश नजर आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ चंडीगढ़ प्रशासन और भाजपा की साख भी प्रभावित हुई है। तो आप इस फैसले को किस तरह से देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? इस फैसले के 3 पहलू है जी। पहला तो जैसे आपने कहा ऐतिहासिक फैसला है। सर्वोच्च न्यायालय ने ये जो फैसला दिया है ये भारतीय लोकतंत्र के लिए देश हित में है, और जो जिस व्यवस्था में आम जन भारतीय विश्वास करते हैं उसको मजबूत किया है, क्योंकि ये खिलवाड़ था। और दूसरी बात, उन्होंने जो मत जो पत्र थे उनको रद्द किया, जो अवैध उन्होंने घोषित किया उनको वैलिड कर दिया, चुनाव नहीं रद्द किया। तो ये एक उन्होंने कुछ जो दल बदल और खरीदो फरोख्त होती थी उसको राजनीति का ये कमजोर पहलू भी उन्होंने देखा सर्वोच्च न्यायालय ने, उसको चेक करते हुए उन्होंने ये फैसला दिया। ये ठीक हो गया। दूसरी बात आपने कहा कि आप खुश है। मुझे नहीं समझ लगी कि मैं पिछली दफा एपिसोड में कहा था कि जो अनिल मसीह जी ने जो चुनाव अधिकारी थे उन्होंने जो किया फैसला, मुझे उस समय मैंने कहा था कि ये एक दलेरी इतनी नहीं कर सकता, क्योंकि इस जो करने चुनाव हुआ था वो उच्च न्यायालय की निगाह में हुआ था और कैमरे लगे हुए थे सारे साथ में, तो इतना जो करता है तो बहुत दलेर होगा, जो धृष्ट होगा। तो ये मेरे उस समय मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं था, लेकिन अब जो तथ्य है वो सामने आ गए। और अनिल मसीह जी को मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने ऐसा काम किया है जो हमारे ग्रंथों में कहता है कि कर्म इंसान को, कर्म का जो वो आखिर तक चलता है और उसका फल जो है ना इंसान को छोड़ता नहीं जब तक वो भुगत ना ले। तो इसका फल भाजपा को भी तो भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये कि मुद्दा मिल गया
विपक्ष को, आम आदमी पार्टी को तो पंजाब में मिला ही मिला, बिल्कुल विपक्ष को भी मिला। और स्थानीय इकाई जो भाजपा की, उसकी स्थिति तो बड़ी दयनीय बन गई। और जो व्यक्तिगत रूप में जो मसीह गया है, उनकी अपनी छवि और साख भी बिल्कुल खत्म हो गई। उन पर अब भरोसा ही नहीं करेगा कोई आदमी, उनके परिवार को भी ये झेलना मुश्किल होगा। ये तो एक तीसरा पहलू इसका, और एक बड़ा अजीब सा स्थिति बन गई, क्योंकि इस फैसले के आने से पहले आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद जो भाजपा के पास चले गए। अब स्थिति नंबर आंकड़े, क्योंकि लोकतंत्र आंकड़ों पे निर्भर है, तो पहले आपके पास थे 13, भाजपा के पास थे 14, अब आपके पास हो गए 10, भाजपा के हो गए 17, तो एक एमपी की हो गई 18, एक अकाली दल की हो गई तो 19, तो उनके पास 10 और 7 कांग्रेस के, इसके पास 17 होने की, तो रोजमर्रा की जो वर्किंग है वो ही नहीं संभव हो सकी, क्योंकि मेयर तो कोई काम ही नहीं कर सके। आंकड़े तो 19 उनके फेवर में है, तो ये 17 वाले 19 को कैसे करेंगे। और अगर ऐसे स्थिति रही तो हो सकता है 2-4 और टूट जाए या 1-2, क्योंकि सारा प्रशासन तो फिर उंगली तो प्रशासन पे भी उठ रही है। तो ये सारी स्थिति बड़ी अजीब सी है। पर मुझे आज तक अभी ये नहीं समझ पा रही कि ये मेयर 1 साल के लिए चुना जाना था, और 1 साल के लिए भाजपा के स्थानीय इकाई ने इतना सोचा ही नहीं कि 1 वर्ष के लिए अगर चुना भी जाता तो समस्या क्या थी। क्योंकि सिर पे चुनाव है, अब ये ऐसा मुद्दा है कि अगली जो जीत होगी तब भी वो ईवीएम पे भी प्रश्न चिन्ह लगाए कि ये इन्होंने इसमें कर ली, जबकि वो संभव ही नहीं है। पर मौका मिला तो इस मौके का जो लाभ तो विपक्ष ले गई, भाजपा को झटका लगा, छवि को भी लगा और सारी व्यवस्था। और इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो प्रशासन है, भाजपा के वहाँ की इकाई है, उसको जो कहते हैं एक मछली सारा पानी गंदा कराना, वो स्थिति बनी और ये इससे बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है अभी तो, और भाजपा को नुकसान होगा इस बात का। हाँ जी, आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे पश्चिम बंगाल में हुई घटना की। सर, इस बार जो ये भी चर्चा का खास विषय है कि पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में भाजपा नेताओं की तरफ से सिख आईपीएस अधिकारी को खालिस्तानी कहकर अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया, अपमानजनक भाषा बोली गई और इसका सभी विपक्षी पार्टियों की तरफ से विरोध किया गया है, निंदा की गई है, बातचीत की गई है। और साथ ही साथ आपको क्या लगता है कि इस घटना का भाजपा पर पंजाब में जो आने वाले लोकसभा चुनाव है उस पर क्या असर पड़ेगा? आप इस घटना को किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि देखो, वाणी है ना जो परमात्मा की इंसान को सबसे बड़ी देन है। दूसरे प्राणियों से इंसान के पास ये वाणी, और वाणी से ही आदमी दोस्त भी बनाता है, मित्र भी बनाता है, उसके बोल जैसे शब्द बोलते हैं। तो इसलिए हमारे ग्रंथों में कहा कि सोच के बोलो। अपने जो शब्द मुंह से निकलते हैं वो तीर की तरह वापस नहीं आ सकते, निकलते। तो ये शब्द जो निकले ये खेदजनक है। एक जो उसने, क्योंकि आईपीएस अधिकारी के जो रोज जो वायरल हुई है वीडियो, उसमें वर्दीधारी एक आदमी अपनी निष्ठा पूर्वक अपनी ड्यूटी दे रहा है, उसको किसी एक वर्कर ने, किसी ने जो भी वहां पे, तो उसने कही, तो ये एक निंदा जो बात है, इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। बिल्कुल सर, बंगाल पुलिस ने भी कहा है कि पुलिस बिरादरी में इस घटना को लेकर काफी पुलिस भी, उनके मुख्यमंत्री भी सपोर्ट करते हैं। मैं उनको बाद में करता हूँ। मैं एक आईपीएस अधिकारी अगर खुद कह रहा है तो उसको ही मानना, वो ही अपने आप में एक प्रूफ है, मेरे ये मानना है। बिल्कुल, वो तो सेकेंडरी है बात, जो पॉलिटिकल पार्टियां। जब एक आईपीएस अधिकारी इतने रोष में और अपनी बात कह रहा तो उस पर यकीन करना ही पड़ेगा, अदरवाइज ये बात बनती नहीं। पहले मेरी बात। दूसरी बात ये समझे कि संदेश खाली ये जो शुभेंदु अधिकारी और वहाँ के भाजपा का प्रदेश प्रमुख और जो प्रतिनिधि मंडल गया किस बात के लिए था? गया वहाँ था कि वहाँ की औरतों के साथ बलात्कार, शोषण, और वहाँ पर जो टीएमसी का नेता है तो वो उनसे जमीन हड़पने के लिए, उनकी जमीन आदिवासियों के लिए वो अपना दादागिरी करता था, औरतों को परेशान करता था, ऐसे आरोप उस पर। और उसी के माफ में ये प्रतिनिधि मंडल गया, और ये भी उच्च न्यायालय के आदेश पर गया, उसको इजाजत नहीं मिलती थी तो वो गया। जिस लक्ष्य के लिए गया था, देखो एक आदमी की गलती किसी ने भी की, वो लक्ष्य पीछे हो गया। जिस लक्ष्य के लिए वो सारे गए वो घटना पीछे रह गई, ये घटना आ गई। आगे
आपकी जो बात है पंजाब में, देखो पंजाब में भाजपा के प्रति आगे ही एक बाध्य है कि वो सिख विरोधी है। यहाँ पे जो किसान आंदोलन चल रहा है, पीछे भी जो सारी अकाली गठबंधन भी टूटा, उस कारण भी कई मुद्दे उसमें चलते हैं। जबकि स्थिति यह है कि मोदी सरकार ने मैक्सिमम सिख समुदाय के लिए भी किया है, पंजाब के लिए भी किया है, लेकिन एक शब्द के कारण, एक व्यक्ति को तंज कसते हुए आप सारी कम्युनिटी के एक करते हो, ये बात भूल के आप सिख कम्युनिटी ने आज़ादी से पहले भी, आज़ादी के बाद भी, पहले अगर संघर्ष में पूरा जो अपने प्रतिशत से कई गुना ज्यादा दिया, और भारत के विकास में भी अपने प्रतिशत से कई गुना ज्यादा दिया, और आज भी चले। और जिस पे जो अलगाववादी या कट्टरपंथी जिन्हें कहते हैं, वो 1% से कम है, और वो भी विदेशों में बैठे हैं, और विदेशों के मोहरे हैं जो भारत विरोधी शक्तियों के, चाहे वो चीन के है, पाकिस्तान के है, अमेरिका के है, या किसी भी देश के, कनाडा में बैठे। तो आप 1% के देख के भी ले आप, तो सारी कम्युनिटी को, और सारी कम्युनिटी को कह भी नहीं सकते, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे किसी भी क्रिश्चियन, हर एक में अच्छे बुरे सब चलते हैं। पर तंज कसते हुए आपने पहला तो अपना देश खत्म किया, दूसरा भाजपा पंजाब के लिए किया, तीसरा मोदी सरकार के लिए भी समस्या है, उसकी छवि जिस तरह काम किए। तो ये मैं कहता हूँ कि ये एक ऐसा वाणी शब्द जो है व्यक्ति को भी करते हैं, उसकी चरित्र को भी दर्शाते हैं, और दूसरे की भावना को चाहे वो आहत करें या उसका संवेदना दें, ये उस पर निर्भर करता है। तो ये एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण, निंदनीय है, और ये आगे ना हो इस बात को सुनिश्चित करना हर पॉलिटिकल पार्टी का, कि अपनी वाणी और शब्दों का इस्तेमाल सोच के करें। किसी ऐसी कम्युनिटी के या किसी ये भी नहीं होना चाहिए, इसका ये एक संदेश जाता है। जी। आगे चर्चा का विषय है लोकसभा चुनाव। सर, आने वाले लोकसभा चुनावों की तैयारियों के बीच ये चर्चा है कि कांग्रेस ने हरियाणा, दिल्ली और गुजरात में आम आदमी पार्टी के साथ, यूपी में सपा के साथ और पश्चिम बंगाल में टीएमसी के साथ सीटों का बंटवारा लगभग कर ही लिया है, तय है सीटों का बंटवारा। तो जिन राज्यों में कांग्रेस पूर्ण रूप से सत्ता में रहती थी, अब वहां पर भागीदार के रूप में चुनाव लड़ना है। आप आने वाले लोकसभा चुनावों में कांग्रेस का इस तरह से भविष्य क्या देखते हैं? आपको क्या नजर आ रहा है कि कैसे कांग्रेस जो है वो आगे बढ़ पाए? देखो जी, जब अगर 2014 में इनको 44 सीटें कांग्रेस को मिली हैं, 2019 में इनको 52 सीटें मिले, 52 बिल्कुल। और अब जब इंडिया गठबंधन बने थे इंडिया का, तो इनका टारगेट था कि हम 300 सीटें लेके लड़ेंगे, बाकी दूसरे गठबंधन के सदस्यों को मिलेंगी। लेकिन जब धीरे धीरे करते इन्होंने जो शॉर्ट लिस्ट की अपनी कांग्रेस ने, तो 240 पे आ गए। 240 के बाद भी फिर टकराव शुरू हो गया, भी नहीं देने को तैयार थे। तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस ने एक व्यवहारिक नीति अपनाई है, क्योंकि क्षेत्रीय दलों की अस्तित्व जो है वो अपने खतरे में कोई भी नहीं डालना चाहता। वो अपने क्षेत्र में बैठे हैं, वो अपनी पहचान नहीं खोना चाहते कि राष्ट्रीय पार्टी कोई आए और हमारी पहचान को खत्म कर दे। तो कांग्रेस को भी पता है कि मैं अगर जा सकती हूँ, जीत सकती हूँ, इसे तो 52 से आगे बढ़ना है, तो वो इस हिसाब से क्षेत्रीय दलों के साथ ही चला। तो जो आम आदमी पार्टी के साथ इधर हुआ, हरियाणा में भी चर्चा चल रही है, दिल्ली में भी चल रही है, गुजरात में भी चल रही है, और कांग्रेस का उधर समाजवादी पार्टी से, टीएमसी से, ये मैं समझता हूँ कि इसका एक लाभ मिलेगा। देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अगर पक्ष मजबूत, तो सत्ता पक्ष मजबूत होना चाहिए, तो विपक्ष भी उतने मजबूत होना चाहिए। अगर विपक्ष कमजोर होता है तो इसका मतलब लोकतंत्र में एक पार्टी रूल या डोमिनेशन जो है वो देश के हित में भी नहीं, व्यवस्था के हित में भी नहीं है। तो अब उसमें जो विपक्ष में अगर कोई पिवट का रोल, केंद्र बिंदु बन सकता, तो सिर्फ कांग्रेस है। बाकी सब कांग्रेस ने पहले दक्षिण में की, जो इसकी सीटें आई वो दक्षिण के 44 से जो बढ़ी, वो दक्षिण के समझौते के कारण। अब उसने उत्तर भारत में भी समझौते किए, तो ये एक मैं समझता हूँ अच्छा कदम है, समय के अनुसार उसने किया। क्योंकि ये समझौते का लाभ ये होता है कि 100-125 सीट ऐसी होती है हर चुनाव में, आप देखें, जो 5 से 10 हजार के बीच में हार जीत जिसकी होती है। बिल्कुल। जब ये समझौते हो जाते हैं, तो जो 5-10 हजार सीटें वोट हुआ है, चाहे इस तरफ जाए या उस तरफ जाए,
तो मैं समझता हूँ कांग्रेस को इस चीज का लाभ मिलेगा, क्योंकि जहाँ पे 5-10 हजार की सीट का हार जीत है, वहां पे चाहे आपका आदमी मिले जाए, गठबंधन वालों को मतलब इसका लाभ मिलेगा। और कांग्रेस का एक व्यापारिक दृष्टि और दूर की सोच है, क्योंकि कांग्रेस का जो पतन है उसका कारण ये था कि उसने अपने स्थान क्षेत्रीय स्तर के जो नेता थे ना, उनको इंदिरा गांधी के जब वो बाहर आया, फिर वो इंदिरा गांधी से राजीव गांधी, फिर आगे सोनिया गांधी, ये एक व्यक्ति या एक परिवार तक सीमित होते। जो क्षेत्रीय नेता थे, चाहे यूपी के थे, पंजाब के थे, या वो धीरे धीरे उनका महत्व पार्टी में कम होता चला गया। तो उस कारण कांग्रेस को झटका लगा आज स्थिति में। अब क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर आगे निकले, अगले 5 साल में फिर उसकी योजना बनाए, तभी ये बात समझो। तो मैं समझता हूँ ये एक अगर हो जाते हैं तो कांग्रेस के हित में होगा, नुकसान नहीं होगा जी। तो आज प्रोग्राम चर्चाएं खास में बस यहाँ तक ही। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे रचना को और सर को दे दीजिए इजाजत। नमस्कार।